नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का द ऑफिसर्स एकेडमी के ऐप पर। इस समय हम लोग भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में गंगा नदी के बारे में आपको बताया था कि गंगा नदी की कौन सी सहायक नदियां हैं, और गंगा नदी के बारे में कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु भी हमने डिस्कस कर दिए थे। यहाँ पर गंगा की सहायक नदी में एक बार फिर से आपके सामने यहाँ पर इस मैप के ऊपर बताते हुए तब मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। कारण ये है क्योंकि गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो बार बार देखने से ही याद हो पाती हैं, और तो उनके बारे में कुछ विशेष बातें जो कुछ भी है बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे कि हमने बताया था आपको कि गंगा गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए जाके आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इस बाईं ओर से सहायक नदियां जो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी और महानंदा। दाहिनी ओर की जो प्रमुख नदियां हैं जिसमें यमुना है मुख्य सहायक नदी गंगा की, उसके बाद सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, किऊल है। ये सब दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियां हैं। आगे चल करके आप देखेंगे कि यहाँ झारखंड की ओर से अजय नदी, दामोदर और आगे रूपनारायण। अजय, दामोदर और रूपनारायण ये नदियां भी जाके मिलती हैं, हुगली में मिलती हैं। इसके बारे में मैं अलग से डायग्राम बनाऊंगा। जब मैं डेल्टाई रीजन का डायग्राम बनाऊंगा तो इसको बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको बताया था कि जो यमुना नदी है इसमें भी कई सारी नदियां मिलती हैं, जिसमें चंबल नदी है मुख्य नदी। इसके बाद सिंध है, बेतवा है, केन है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी जो नदियां हैं ये आके इसमें मिल जाती हैं। अब यहाँ पर चंबल नदी जो है, चंबल नदी, इससे कुछ नदियां मिलती हैं, जैसे बनास है, काली सिंध है, पार्वती है। बनास, काली सिंध, पार्वती, क्षिप्रा, ये सब चंबल से मिलने वाली नदियां हैं। बनास, काली सिंध, पार्वती, क्षिप्रा, ये सब चंबल से मिलने वाली नदियां हैं। इसके बाद सिंध है, बेतवा है, केन है, ये सब यमुना से मिलती हैं। तो इस तरह से ये कल हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पंचप्रयाग के बारे में। पंचप्रयाग के बारे में भी हमने कल डिस्कस किया था। आज हम पंचप्रयाग के बारे में एक बार फिर से डिस्कस करके और उसके जो पॉइंट्स हैं उसको मैं आपको बता देता हूं। एक बार उसके उससे संबंधित जो बिंदु हैं, जो पॉइंट्स हैं, उसको मैं आपको बता देता हूं। पंचप्रयाग, तो कल हमने आपको पंचप्रयाग के बारे में बताया था। पंचप्रयाग के बारे में बताया था कल। तो बताया गया था इसमें पंचप्रयाग में कि गंगा जो है ये तो भागीरथी के रूप में निकलती है, भागीरथी के रूप में निकलती है, और गोमुख ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी। और दूसरी ओर सतोपंथ ग्लेशियर से बद्रीनाथ के पास से आती है अलकनंदा। तो अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में, उसके बाद नाम पड़ता है गंगा। लेकिन अलकनंदा में कई सारी नदियां मिलती हैं, जिसमें बाईं ओर से मिलने वाली नदियां में पहली है धौली गंगा, जो विष्णु प्रयाग में मिलती है। इसके बाद नंदा या नंदाकिनी, जो नंद प्रयाग में मिलती है। इसके बाद पिंडर, जो कर्ण प्रयाग में मिलती है। तो धौली गंगा, नंदा और पिंडर, ये सारी नदियां मिलती हैं। धौली गंगा, नंदा और पिंडर, मतलब विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। इसके बाद आगे है यहाँ पर दूसरी ओर से मंदाकिनी। तो मंदाकिनी जो है रुद्र प्रयाग में आके मिलती है। मंदाकिनी जो है ये रुद्र प्रयाग में आके मिलती है, जो चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज और बताया था कि एक चीज याद रखना कि पहले विष्णु प्रयाग, तब नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग आता है। ठीक है। अब विष्णु प्रयाग याद करने के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं ना, कि विष्णु, भगवान विष्णु सबसे पहले, उसके बाद नंद बाबा आए, उसके बाद कर्ण का जन्म हुआ। तो एक क्रम को इस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी याद रखना है। विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलेगी? धौली गंगा। इसके लिए मैंने बोला था कि आप याद करिए कि विष्णु भगवान है और धवल या सफेद रंग का वस्त्र पहन के लेटे हुए हैं। तो धौली गंगा, धवल से धवल वस्त्र, विष्णु प्रयाग। इसके बाद नंद प्रयाग, नंदा या नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग से मिल जाती है, नंद प्रयाग। कर्णप्रयाग, पिंडर नदी, कर्णप्रयाग जो है वो पिंडर नदी है। तो पिंडर नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी जो है चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है, केदारनाथ के पास से रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो अब इसके बारे में, ये सारे जो प्रयाग हैं इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है उसको हम लोग यहां पर देख लेते हैं। यहां पर जो ऑफलाइन क्लास का जो टॉपिक है उसी को मैंने टाइप करवा दिया था, तो जो मैं बताया हूं वही चीज यहां लिखा गया है, अलग कुछ नहीं है। इसको ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, बस मैं हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है ना। बस हाईलाइट कर देता हूं, उसके बाद तो फिर आगे लिख करके ही और डायग्राम से ही पढ़ाऊंगा। बस इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं कि जैसे विष्णु प्रयाग अभी हमने देखा था, विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग बताया गया है कि यहाँ अलकनंदा, अलकनंदा मिलती है। अलकनंदा से कौन सी नदी? धौली गंगा मिलती है। धौली गंगा को ही दूसरा नाम देते हैं, इसे विष्णु गंगा भी कहा जाता है। विष्णु गंगा भी इसको कहते हैं, किसको? धौली गंगा को विष्णु गंगा भी कहते हैं। अब ये बात आती है कि निकलती कहां से है, मतलब ये जो अलकनंदा या धौली गंगा है ये कहां से निकलती है? तो अलकनंदा या धौली गंगा जो है ये निकलती है रायकाना ग्लेशियर से। ये निकलती है रायकाना ग्लेशियर से। कहां से निकलती है? तो रायकाना ग्लेशियर से निकलती है। रायकाना ग्लेशियर से, रायकाना ग्लेशियर से निकलती है। रायकाना ग्लेशियर से निकलती है, रायकाना ग्लेशियर से निकलती है, रायकाना ग्लेशियर से। रायकाना ग्लेशियर से निकलती है, 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 रायका
रायकाना ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है ना। तो धौली गंगा जो है रायकाना ग्लेशियर से निकलती है, धौली गंगा का स्रोत है, ठीक है ना। धौली गंगा, इसको विष्णु गंगा भी कहते हैं। धौली गंगा स्रोत। इसके बाद यहां पर बात आती है कि धौली गंगा की सहायक नदी कौन सी है। तो धौली गंगा की सहायक नदी है ऋषि गंगा। ऋषि गंगा जो है ये धौली गंगा की सहायक नदी है, ठीक है ना। ऋषि गंगा धौली गंगा की सहायक नदी है, ऋषि गंगा धौली गंगा की सहायक नदी है। इसके ऊपर परियोजना, नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई ही जाती हैं। इसी तरह से धौली गंगा पर भी एक परियोजना जिसका नाम है विष्णुगढ़ परियोजना। विष्णुगढ़ परियोजना किसके ऊपर है, तो ध्यान रखिएगा धौली गंगा के ऊपर विष्णुगढ़ परियोजना का निर्माण किया गया है। विष्णुगढ़ परियोजना कहां पर है, ये उत्तराखंड में है। कहां पर है, तो राज्य का नाम करें तो उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड में विष्णुगढ़ परियोजना है, उत्तराखंड में। अब इसी पर यहीं पर तपोवन परियोजना भी है, तपोवन परियोजना, ठीक है ना। तो तपोवन परियोजना ये यूके मैंने लिखा है, तो यूके का मतलब उत्तराखंड समझना है, यूके का मतलब आपको उत्तराखंड समझना है, ठीक है। तो एक बार मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। हम पहले विष्णु प्रयाग की बात कर रहे हैं, हमने बताया कि विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा या विष्णु गंगा ये नदियां मिलती हैं। फिर हमने बताया कि अलकनंदा और धौली गंगा तो मिली, लेकिन धौली गंगा का स्रोत कहां से आती है धौली गंगा। तो हम लोगों ने लिखा यहां पर कि रायकाना ग्लेशियर से आती है, जिसके बारे में कल बताया था। और धौली गंगा की सहायक नदी, किसकी सहायक नदी, तो धौली गंगा की सहायक नदी। किसकी, तो धौली गंगा की सहायक नदी ऋषि गंगा है। अब धौली गंगा के ऊपर कुछ परियोजना भी बनी है। तो धौली गंगा के ऊपर जो परियोजना है वो परियोजना है, कौन सी परियोजना, दो परियोजना, एक है विष्णुगढ़ परियोजना और दूसरी है तपोवन परियोजना। ये दोनों किस पर है, तो धौली गंगा के ऊपर है। धौली गंगा की परियोजनाएं हैं तपोवन और विष्णुगढ़ परियोजना। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रयाग है उसका नाम है नंद प्रयाग। अगला प्रयाग है नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग के लिए यहां अलकनंदा से नंदा या नंदाकिनी मिलती है, नंदा या नंदाकिनी नदी मिलती है, नंदा या नंदाकिनी। किससे, अलकनंदा से, नंदा या नंदाकिनी। अब बात आती है कि नंदा या नंदाकिनी निकलती कहां से है, ठीक है। जैसा कि मैं मैप के ऊपर अभी आपको बताया था कि नंदा या नंदाकिनी इसका स्रोत क्या है। तो इसका स्रोत नंदा घुघुटी। तो जो नंदा नदी है या नंदाकिनी नदी है, कहां से निकलती है, नंदा घुघुटी। तो नंदा घुघुटी से नंदा नदी निकलती है, नंदा घुघुटी से नंदाकिनी नदी निकलती है। नंदाकिनी या नंदा बोलते हैं, नंदाकिनी नदी निकलती है, नंदा घुघुटी से निकलती है। नंदा घुघुटी से नंदाकिनी नदी निकलती है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रयाग हमने आपको बताया था कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग, तो कर्ण प्रयाग ध्यान रखिएगा, कर्ण प्रयाग मैंने बताया था कि कर्ण प्रयाग यहां पर पिंडर मिलेगी। तो कर्ण प्रयाग जो है यहां पर अलकनंदा से एक नदी मिलती है जिसका नाम है पिंडर। अलकनंदा और पिंडर नदी कहां मिलती है, तो कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा पिंडर। अब यहां पर जो पिंडर नदी है इसका स्रोत क्या है, किसका स्रोत, पिंडर नदी का स्रोत। तो पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। तो यहां पर पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी निकलती है। पिंडर नदी कहां से निकलती है, तो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। पिंडर नदी निकलती है पिंडारी ग्लेशियर, सब उत्तराखंड में है, सारे के सारे उत्तराखंड में है। इसके बाद अगला प्रयाग है रुद्रप्रयाग, जहां पर अभी हमने मैप के ऊपर देखा था, डायग्राम पर देखा था कि यहां पर अलकनंदा से मिलती है, अलकनंदा से मिलती है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। अब इसका स्रोत क्या है, किसका, मंदाकिनी का। तो वो है चोराबारी ग्लेशियर। चोराबारी ग्लेशियर से मंदाकिनी निकलती है, चोराबारी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है। मंदाकिनी नदी निकलती है कहां से, तो चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है। अब ये चोराबारी ग्लेशियर कहां है, तो केदारनाथ के निकट है, ठीक है ना, केदारनाथ के पास है, लिखा हुआ है केदारनाथ के पास। एक बार ये भी प्रश्न आया हुआ था कि कौन बद्रीनाथ के पास से नदी निकलती है और कौन सा नदी जो है वो, कौन सी नदी बद्रीनाथ से निकलती है और कौन सी नदी जो है वो निकलती है केदारनाथ के पास से। तो केदारनाथ के पास से निकलती है। चलिए, तो यहां पर अगला है यहां पर देवप्रयाग, ध्यान रखिएगा देवप्रयाग। तो देवप्रयाग यहां अलकनंदा और भागीरथी, देवप्रयाग से अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, ठीक है ना। अलकनंदा भागीरथी कहां मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग से निकलती है, ठीक है। अब यहां पर हम अलकनंदा नदी के स्रोत की बात करेंगे। अलकनंदा नदी का स्रोत,
अलकनंदा नदी का स्रोत, अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी जो है, अलकनंदा नदी इसका स्रोत, अलकनंदा नदी का स्रोत। हाँ? चलिए, तो यहां पर अलकनंदा नदी का स्रोत क्या बताया था आपको भी डायग्राम के ऊपर, कि सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा नदी कहां से निकलती है? तो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। सतोपंथ ग्लेशियर कहां पर है? सतोपंथ ग्लेशियर बद्रीनाथ के पास है, ठीक है ना, बद्रीनाथ के पास है। ये सब हमने डायग्राम पे समझाया हुआ है, बद्रीनाथ के पास है। तो चलिए, सतोपंथ ग्लेशियर। अब यहां पर भागीरथी की बात करी गई, भागीरथी कहां से निकलती है? गौर करना है यहां पर। अलकनंदा की बात तो हो गई, भागीरथी, भागीरथी कहां से निकलती है? तो हमने डायग्राम पे समझा था अभी कि भागीरथी जो नदी है ये गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। भागीरथी कहां से निकलती है? तो गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी का स्रोत क्या है? गोमुख ग्लेशियर है, गोमुख ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी, ध्यान रखिएगा। भागीरथी गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी के लिए एक पॉइंट याद रखना है कि भागीरथी को किरात नदी भी कहते हैं। इसको भागीरथी को किरात नदी, अगर पूछा जाए किसको किरात नदी कहते हैं, तो भागीरथी जो है इसको किरात नदी भी कहा जाता है। भागीरथी को किरात नदी भी कहते हैं। चलिए, अब इसकी सहायक नदियां, किसकी? भागीरथी की सहायक नदियां। हम भागीरथी की बात कर रहे हैं कि भागीरथी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो भागीरथी की जो सहायक नदियां हैं, इसमें ध्यान दीजिए। भागीरथी की सहायक नदियां, एक है केदार गंगा। भागीरथी की सहायक नदियों में केदार गंगा, भील गंगा और आध, ये जाध गंगा है, यहां पे आध लिख दिया है, ये जाध गंगा है, ठीक है ना, ये है जाध गंगा, जाध गंगा, ठीक है। जाध गंगा, तो पूछा जाए जाध गंगा किसकी सहायक नदी है, तो आप बताइएगा कि जाध गंगा जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो जाध गंगा जो है भागीरथी की सहायक नदी है। यहां पर हम थोड़ी सी बात करेंगे यहां पर थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे भीलांगना के बारे में। भीलांगना, ठीक है। तो भागीरथी और भीलांगना, भीलांगना के बारे में, भागीरथी और भीलांगना के संगम पर ही, भागीरथी व भीलांगना के संगम पर, भीलांगना के संगम पर, भागीरथी और भीलांगना के संगम पर टिहरी बांध बना है, टिहरी बांध बना है, ठीक है। तो टिहरी बांध कहां पर है? तो हमने यहां पर देख लिया भागीरथी नदी को और उसकी सहायक नदियों को। अब इसके बाद अगली नदी है, जो अगली नदी है वो है यमुना नदी। लेकिन यमुना नदी को समझने से पहले अब हमें यहां पर बीच में थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी गंगा नदी के डेल्टाई क्षेत्र की। गंगा नदी के बारे में सारी बातें तो हमने करी है, लेकिन डेल्टाई क्षेत्र की बातें हमने नहीं किया है, ठीक है ना। तो अब हम लोग थोड़ा गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र की बात करेंगे, गंगा नदी के डेल्टा की बात करेंगे। गंगा नदी का डेल्टा क्षेत्र, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के लिए ध्यान रखिए, सबसे पहले एक डायग्राम, उसके ऊपर सारी बातें क्लियर किया जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, इस तरह से गंगा नदी, और गंगा नदी प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में, और दूसरी ओर से आती है, दूसरी ओर से आती है इस तरह ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। गंगा नदी और यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी, तो इस तरह से ये गंगा नदी है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। और दूसरी ओर से असम की ओर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, यमुना शब्द नहीं है, जमुना शब्द है, जमुना शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, जमुना शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद
जमुना शब्द का प्रयोग किया गया। अब इसके बाद ध्यान रखना आगे, यहां पर पद्मा जमुना जब मिल जाती हैं तो मिलने के बाद भी जो नाम आगे कंटिन्यू करता है, जो नाम चलता है आगे, वो नाम है पद्मा। आगे पद्मा नाम ही चलता है। लेकिन दूसरी ओर से असम की ओर से एक नदी आती है इसमें, और वो आके जब मिलती है, मतलब असम की ओर से जब इसमें एक नदी आके मिलती है इस तरह, जिसका नाम है सुरमा, पहले सुरमा कहते हैं, आगे मेघना कहते हैं उसको, आगे मेघना नाम दिया गया है। तो ये जो मेघना नदी है, मेघना नदी जब इसमें मिल जाती है तो इसका नाम बदल के फिर मेघना हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गंगा नदी या गंगा ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद किस नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो आप बताएंगे मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये जो नदी है ना, मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में जाके फिर प्रवेश करती है। इस तरह से मेघना नाम कंटिन्यू करता है, लेकिन पद्मा और जमुना के मिलने के बाद जो नाम चलता है वो पद्मा नाम चलता है। पद्मा मतलब ब्रह्मपुत्र जब मिल जाती है, जमुना जब मिल जाती है, तो उसके बाद भी नाम पद्मा ही चलता है। लेकिन मेघना नदी के मिलने के बाद इसका नाम मेघना हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो गंगा नदी है ये मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब आप गौर करिएगा, गंगा नदी, गंगा नदी के यहां पर इस भाग में एक वितरिका यहां से अलग होती है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी यहां से अलग होती है, एक इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटरी यहां से अलग होती है, वितरिका यहां से अलग होती है। इसका नाम है हुगली। इस नदी का नाम है हुगली, हुगली नदी है ये, ठीक है, हुगली। इसको शुरू में भागीरथी भी कहते हैं, भागीरथी, ध्यान देना, शुरुआत में ना इसको भागीरथी भी कहते हैं। गंगा को तो शुरू में भागीरथी कहा ही जाता है, लेकिन हुगली नदी को भी शुरू में भागीरथी नाम दिया जाता है, आगे चल के नाम हुगली हो जाता है उसका। अब इस हुगली नदी में मुख्य तो हुगली नाम ही जाना जाता है, कुछ नदियां आके मिलती हैं। इसमें एक नदी अपने बिहार की ओर से जाके मिलती है इस तरह, जिसका नाम है अजय नदी, इस तरह से आके मिलती है अजय। झारखंड होते हुए एक नदी बहती है अजय, अजय नदी मिलती है। अजय के बाद एक छोटा नागपुर पठार से आकर के इसमें नदी मिलती है, छोटा नागपुर पठार की ओर से आके ऐसे मिलती है दामोदर नदी, इस तरह मिलती है दामोदर, दामोदर, ठीक है, इस तरह दामोदर नदी मिलती है। दामोदर नदी और दूसरी नदी एक और आके इसमें जुड़ती है, एक रिवर और आके इसमें मिलती है, दामोदर, इसके बाद एक नदी और आके इसमें मिलती है इस तरह आगे, इसका नाम है रूपनारायण, रूपनारायण, ठीक है ना, रूपनारायण। तो अब आप देख सकते हैं कि हुगली में अजय, दामोदर और रूपनारायण ये नदियां आके मिलती हैं, और ये सारा कुछ मिलकर के बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सारा कुछ मिलकर के बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ठीक है। अब ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि इसका जो उत्तरी भाग है उसे मोरीबंद डेल्टा के नाम से जानते हैं, और जो दक्षिणी भाग है ये एक नया और विकसित हो रहा डेल्टा है, वर्धमान प्रकार का डेल्टा है, जो विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है आज के समय में, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, एक बार ध्यान से देखिए कि किस तरह से नदियां इसमें मिल रही हैं। चलिए, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की बात हो गई, हमने देख लिया। गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, पद्मा, ब्रह्मपुत्र को जमुना। असम की ओर से आती है मेघना नदी, पहले सुरमा बोलते फिर मेघना, और यही मेघना जब मिल जाती है पद्मा में तो आगे मेघना नाम चलता है, फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। यहां पर हुगली, हुगली क्या है, तो हुगली गंगा की एक वितरिका है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, जहां पर नदियां डेल्टा बनाती हैं, तो उस क्षेत्र में नदियों से कई सारी शाखाएं अलग होती हैं, और शाखाएं अलग होकर इस तरह बट करके और जाके नदी में मिलती हैं। तो इस तरह से नदियों से कई सारी जो शाखाएं अलग होती है ना, इसको वितरिका बोलते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये एक वितरिका है, हुगली क्या है, एक वितरिका है। किसकी वितरिका है, गंगा की वितरिका है, ठीक है। इसमें मिलने वाली नदियों को ध्यान में रखेंगे, अजय, दामोदर, स्वरूप नारायण। आप भागीरथी मैंने क्यों लिखा है, हुगली को ही शुरू में भागीरथी भी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल के कुछ एरिया में इसको भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए, इतनी बात हम लोग कर लिए, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग जो बात यहां पे हम लोगों ने समझा है वही बात यहां लिखा हुआ है, अब इस पे गौर करते हैं, इसको हम लोग गौर करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, सुंदरबन डेल्टा,
सुंदरबन डेल्टा की बात हम लोग करेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है, इसका नाम आपको क्या बताया? इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। इसी को दूसरा नाम देते हैं सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि सुंदरबन डेल्टा के उत्तरी भाग को मोरीबंद डेल्टा कहते हैं। मोरीबंद शब्द यूज किया गया है, मोरीबंद डेल्टा। मोरीबंद कहने का मतलब, मोरीबंद डेल्टा ये गंगा ब्रह्मपुत्र का उत्तरी भाग है, ठीक है ना। इसको मैं पहले समझाया था आप लोगों को कि डेल्टा जो होगा, जो डेल्टा बन रहा होगा, तो पहले तो डेल्टा यहां उत्तरी भाग में बना होगा, और जब यहां पे पूरा अवसाद मिट्टी भर गई, उसके बाद ये आगे बढ़ करके और बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा होगा। तो ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया जो पहले पुराना डेल्टा का भाग है, ये मोरीबंद डेल्टा कहलाता है। और यहां पर नवीन डेल्टा है, नया डेल्टा है, ठीक है। पहले डेल्टा यहां ऊपरी भाग में बना होगा, उसके बाद आज बंगाल की खाड़ी के निकट यहां डेल्टा बन रहा है। तो यही चीज यहां बताई गई है कि सुंदरबन डेल्टा के उत्तरी भाग को मोरीबंद डेल्टा कहते हैं, मोरीबंद डेल्टा कहते हैं। आप यहां पर ध्यान रखिएगा, मोरीबंद डेल्टा क्या है, तो यह डेल्टा का प्राचीन भाग है। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा कहते हैं। जहां इससे जमुना अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, जो हम डायग्राम में देख रहे हैं। आगे मेघना से मिलने के बाद, मेघना नाम से ही, गौर करना है, मेघना नाम से ही यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मतलब बंगाल की खाड़ी में जब ये नदी जा रही है तो किस नाम से गिर रही है? मेघना के नाम से गिर रही है। बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से गिर रही है। अब इस तरह से यहां पर आगे हुगली नदी के बारे में हमने बताया। हुगली नदी क्या है? तो हुगली नदी जो है, इस तरह से हुगली नदी यह गंगा की वितरिका है। हुगली क्या है? तो गंगा की एक वितरिका है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, जिसे ऊपरी भाग में भागीरथी भी कहते हैं। सहायक नदियां, किसकी सहायक नदियां? हुगली की सहायक नदियां। हुगली जो नदी है, तो हुगली की सहायक नदियां। हुगली की सहायक नदियों में हमने डायग्राम में देखा था, अजय इसकी सहायक नदी है, दामोदर इसकी सहायक नदी है, और रूपनारायण इसकी सहायक नदी है। हुगली की सहायक नदियां हैं। हुगली के किनारे शहर कौन सा बसा हुआ है? तो हुगली के किनारे यहां पर कोलकाता और हल्दिया, कोलकाता और हल्दिया ये प्रमुख शहर जो है, ये किसके किनारे बसे हैं? तो ये हुगली के तट पर बसे हैं। कोलकाता और हल्दिया जो है, ये नदीय बंदरगाह है, एक तरह से नदीय बंदरगाह होता है, ठीक है ना। सर, मोरीबंद डेल्टा में पहले गुम्फित नदी भी बनती होगी। गुम्फित नदी, जहां पर भी नदियों में आइलैंड बन जाते हैं, द्वीप बन जाते हैं, और नदियों के द्वीपों के अगल बगल से नदी की धाराएं बहती हैं, तो वो गुम्फित नदी कहलाती है, ठीक है ना। तो गुम्फित नदी, ऐसा नहीं कहेंगे कि गुम्फित नदी वहां पहले बनी होगी। गुम्फित नदी तो मैदानी क्षेत्रों में नदियों में बनता ही है, गुम्फित स्वरूप तो पाया ही जाता है, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो चाहे गंगा हो। लेकिन डेल्टा में जैसे मान लीजिए अगर समुद्र है, समुद्र है, अब यहां से नदी आके ऐसे मिल रही है समुद्र में, तो पहले अवसाद भर देगी मुहाने पर, और जब अवसाद भर जाएगा तो अब यहां जमीन बन गया ना। अब तो समुद्र यहां चला गया, जो पहले समुद्र यहां तक था, इस जगह तक था, वो अब यहां चला गया क्योंकि बीच में मिट्टी भर गई। तो अब नदी आगे बढ़ करके अब यहां समुद्र में मिलेगी, तो जहां मिलेगी वहां पे डेल्टा बनाएगी नदी। तो जो पहले वाला डेल्टा था, जो पहले बना हुआ था, उसे कहा जाता है मोरीबंद डेल्टा, वो मोरीबंद डेल्टा होता है, ठीक है ना। तो अब इस तरह से हमने आगे यहां पे लिखा हुआ है कि गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विकास किया गया है, ठीक है ना। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग जो है, गंगा नदी में प्रयागराज से लेके हल्दिया के बीच में बनाया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, प्रयागराज से लेके हल्दिया के बीच, प्रयागराज से हल्दिया के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 1620 किलोमीटर लंबा है। यह देश का सबसे लंबा जलमार्ग है, देश का सबसे लंबा जलमार्ग है। अब इसके बाद यहां तक हमने समझ लिया, यहां तक हमने बात कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने गंगा के डेल्टा के बारे में भी समझ लिया, गंगा के डेल्टा के बारे में भी हमने जान लिया है। चलिए, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि गंगा नदी जो है,
गंगा नदी जो बिहार में प्रवेश कर रही है, तो बिहार में किन किन जिलों से गंगा नदी का प्रवेश हो रहा है, ठीक है। बिहार में गंगा नदी किन किन जिलों से होकर के बह रही है। जैसा कि कल भी आप लोग से कुछ ऐसी बात हुई थी, तो किसी ने मैसेज भी टाइप किया था कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी की जब बिहार में हम लंबाई देखते हैं, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो ये 445 किलोमीटर है, ठीक है ना, 445। इसमें झारखंड की जो बॉर्डर वाली सीमा है, उसको हम लोग वहां पर लेकर के बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर, यह बिहार में 12 जिलों से बहती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गंगा नदी बिहार में कितने जिलों से बहती है, तो बिहार में 12 जिलों से बहती है। गंगा नदी बिहार में 12 जिलों से बहती है, ठीक है ना। अब 12 जिले जो है कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले प्रवेश तो इसका बक्सर जिला में होता है। बक्सर में बक्सर में चौसा के पास ये मिलती है, ठीक है ना, चौसा के पास। बक्सर में गंगा नदी चौसा के पास। बिहार में प्रवेश करती है, चौसा के पास प्रवेश करती है। और आगे ये नदी कटिहार में मनिहारी के पास से ये बिहार से बाहर होती है, बिहार से बाहर होती है। अब बात आती है कि कौन कौन से वो जिले हैं जहां से होकर के, कौन कौन से जिले हैं जहां से होकर के गंगा नदी गुजर रही है। मैप के ऊपर ध्यान दीजिएगा, मैप के ऊपर आपको ध्यान देना है। ये गंगा नदी की धारा है, इस तरह से गंगा नदी की धारा हम देख पा रहे हैं, ऐसे गंगा नदी की धारा है, ठीक है, गंगा नदी की धारा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कौन कौन से जिले, यहां पर इस जगह पे कौन कौन से जिले हमें दिखाई दे रहे हैं जहां से गंगा नदी का प्रवेश हो रहा है, कौन कौन से जिले दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से जिले हैं जहां से गंगा नदी का प्रवेश हो रहा है। तो सबसे पहला जो जिला है, गौर करिएगा, सबसे पहला जिला जो जिला है वो है बक्सर। इस तरह से बक्सर जिला है, बक्सर जिला। दूसरा जो है वो है सारण, छपरा या सारण, सारण जिला। और छपरा के पास ही आकर के घाघरा नदी मिलती है, सारण में छपरा के निकट आके घाघरा नदी इसमें मिल जाती है। इसके बाद अगला आगे जो जिला है वो है पटना। पटना में गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है पटना, ठीक है, पटना आप देख सकते हैं गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे पटना, ठीक है। अब पटना इस तरह से ये पूरा है। इसके बाद यहां पर है बेगूसराय, ये बेगूसराय जिला है, बेगूसराय आप देख सकते हैं, बेगूसराय है। इसके आगे आप देख सकते हैं ये लखीसराय है, यहां पर लखीसराय है। और इस जगह पर मुंगेर है, ये मुंगेर है, ठीक है, मुंगेर। यहां पर है भागलपुर, इस तरह से आप देख सकते हैं ये है भागलपुर, भागलपुर, ठीक है, भागलपुर हो गया। इसके बाद आगे यहां पर है कटिहार, ये कटिहार जिला है, आप देख सकते हैं ये कटिहार है। भागलपुर कटिहार, भागलपुर कटिहार, ठीक है, भागलपुर और कटिहार। तो इस तरह से ये नदी यहां से गुजर रही है। चलिए, तो यहां पर सारा हमने लिख भी रखा हुआ है पहले से कि कौन कौन से जिले हैं। आप देख सकते हैं बक्सर जिला है, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, भोजपुर, वैशाली, लखीसराय, लखीसराय, भागलपुर, कटिहार, सारण, समस्तीपुर, खगड़िया। सारण, समस्तीपुर और खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, खगड़िया, ठीक है, समस्तीपुर, खगड़िया। यहां पर इस तरह से समस्तीपुर है, समस्तीपुर है,
ये खगड़िया जिला है, यहां पर खगड़िया जिला है, ठीक है, खगड़िया। तो सारण, समस्तीपुर, खगड़िया, इस तरह से होते हुए, इस तरह से होते हुए ये नदी बह रही है, ठीक है। और कटिहार में मनिहारी के पास, यहां पर मनिहारी है, मनिहारी के निकट ये निकलती है। मनिहारी के पास ये बिहार से बाहर होती है और पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। मनिहारी के निकट ये बिहार से बाहर होकर के और पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। 12 जिले हैं जहां से गुजर रही है, ठीक है। इसके बाद गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है? गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है? अब इस तरह से गंगा नदी के किनारे कौन कौन से सिटी, कौन कौन से शहर स्थित है? तो गंगा नदी बिहार के यह बिहार में चौसा के निकट प्रवेश करती है, चौसा के पास प्रवेश करती है, चौसा के निकट प्रवेश करती है, चौसा के निकट पहले ही हमने लिखा भी था, प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार के कटिहार में, कटिहार के मनिहारी नामक स्थान पर, मनिहारी नामक स्थान से बाहर निकलती है, बिहार से बाहर निकलती है। अब इसके बाद ध्यान रखिए, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है? गंगा नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे जो शहर है उसमें है ऋषिकेश, प्रयागराज, बक्सर, हरिद्वार, वाराणसी, भागलपुर। मतलब ऋषिकेश, प्रयागराज, बक्सर, हरिद्वार, वाराणसी, भागलपुर, भागलपुर, कानपुर, पटना, कटिहार, ये सब प्रमुख शहर है, ठीक है। ये सब मेन मेन सिटी है। बाकी तो हमने देखा ही था कि 12 ऐसे जिले हैं जो 12 जिले से होकर के ये नदी प्रवाहित होती है, ठीक है ना। लेकिन कौन कौन से शहर है मुख्य रूप से? तो कटिहार, पटना, कानपुर, कटिहार, पटना, कानपुर, भागलपुर, वाराणसी, हरिद्वार, बक्सर, प्रयागराज, ऋषिकेश, इन सभी जगहों से ये नदी बह रही है, इन सभी जगहों से ये नदी बह रही है। तो ये सारे शहर इस नदी के किनारे बसे हुए हैं, इस नदी के किनारे ये सारे शहर बसे हुए हैं। तो इस तरह से गंगा नदी के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको हमने देख लिया। गंगा नदी के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। गंगा नदी की बात हम लोगों ने कर लिया है। अब चलिए, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, अगली नदी, जमुना नदी। जमुना नदी की बात करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब मैप पर समझिए जो बनाया था हमने कल। उत्तराखंड से इस तरह से यमुना नदी निकलती है, उत्तराखंड से, और जाकर के प्रयागराज में गंगा से मिलती है। यमुना नदी, गौर से सुनिए, अब यमुना नदी जो है ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और यमुना गंगा से दाईं ओर से मिलती है, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी है। गंगा किस किस राज्य में बहती है? तो आप गौर करिए, ये आप देख सकते हैं, ये उत्तराखंड की सीमा है, यहां पर हिमाचल है तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहां पर हरियाणा, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूपी और हरियाणा की सीमा बनाती है। इसके बाद दिल्ली होते हुए और उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हुए ये जाके उत्तर प्रदेश में अब प्रयागराज से मिल जाती, प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। यमुना की सहायक नदियों के लिए हमने कल बताया था कि यमुना की जो सहायक नदियां हैं, यमुना के किनारे या यमुना की जो सहायक नदियां हैं, इसमें मुख्य नदी है चंबल। चंबल जनापाव पहाड़ी से निकलती है एमपी में, और मध्य प्रदेश और आगे राजस्थान, एमपी इधर है और यहां राजस्थान, ये जो आप देख रहे हैं ना ग्रे कलर की लाइन, ये स्टेट की लाइन है, राज्य की लाइन है। तो ये मध्य प्रदेश, इधर राजस्थान, तो एमपी, राजस्थान, और इस तरह से निकलती है चंबल नदी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गौर करने वाली बात है कि चंबल जो है ये एमपी राजस्थान की सीमा बनाती है। इसके बाद अगली सहायक नदी है सिंध, बेतवा, केन। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना की दो सहायक नदियां मैंने कल आपको और बताया था। एक सहायक नदी है टोन्स, जो कि पहले ही मिलती है, टोन्स, और एक इसमें हिंडन नाम की नदी है जो कि गाजियाबाद में मिलती है, इसमें गाजियाबाद के निकट आके मिलती है हिंडन नदी। तो हिंडन नदी के लिए याद रखिएगा, हिंडन किसकी सहायक नदी है? तो हिंडन, हिंडन यमुना की सहायक नदी है, हिंडन यमुना की सहायक नदी है। कहां से निकलती है यमुना? तो बंदरपूछ नाम की पहाड़ी से निकलती है। कहां से? बंदरपूछ पहाड़ी से निकलती है, और यहां पर यमुनोत्री जगह है, जगह का नाम है यमुनोत्री, पहाड़ी है बंदरपूछ नाम की पहाड़ी, बंदरपूछ पहाड़ी से निकलती है, ठीक है ना। तो अब यहां पर यमुना नदी पर एक परियोजना का भी निर्माण किया गया है जिसका नाम है, यमुना नदी की परियोजना है, और उस परियोजना का नाम है हथनी कुंड बराज। एक हथनी कुंड नाम का बराज बना हुआ है, ये है हरियाणा में, हथनी कुंड बराज।
हरियाणा में इसके ऊपर यमुना नदी पर बनाया गया एक बराज है। ठीक है, तो चलिए जो बात आपको अभी बताया उसी बात को मैं आपको यहां पर लिखित रूप में है, इसको मैं आपको दिखा देता हूं। जो आपको बताया वही बातें हम दिखा देते हैं। आपको बताया कि कहां से निकलती है यमुना नदी, हम बात करेंगे अब यमुना नदी की। तो यमुना नदी कहां से निकलती है? तो यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर कहां है? जैसा कि आपको बताया कि बंदरपूछ नाम की पहाड़ी है, उसी बंदरपूछ पहाड़ी के ऊपर है, बंदरपूछ पहाड़ी के ऊपर है। राज्य की बात हम लोग कर रहे थे, कौन कौन सा राज्य है? तो हमने देखा था उत्तराखंड है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश की सीमा बनाएगी, और इसके बाद हरियाणा, और हरियाणा व यूपी की सीमा बनाते हुए दिल्ली होते हुए ये आगे बढ़ती है, दिल्ली होते हुए ये बढ़ती है। अब बात आती है कि इसके किनारे शहर कौन कौन से हैं, यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं, कौन कौन सी सिटी है। ठीक है, तो यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यमुना नदी के किनारे कौन कौन से मुख्य शहर हैं। तो यमुना नदी के किनारे जो शहर है, जैसे दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, इसको मैं आगे बताता हूं। यहां पर इसकी सहायक नदियों की सबसे पहले बात करेंगे हम लोग। यमुना की सहायक नदियां, यमुना की सहायक नदियां। तो जैसा कि आपको मैं बता रहा था मैप के ऊपर कि यमुना की जो सहायक नदियां हैं, इसमें मुख्य नदी है चंबल। अब यहां पर हम लोग इसे दो भाग में बांट सकते हैं, यमुना की सहायक नदियों को हम लोग दो वर्ग में बांट सकते हैं, दो कैटेगरी इसकी बनाई जा सकती है, बाईं ओर और दाईं ओर। बाईं ओर की जो सहायक नदी है उसमें हिंडन, हिंडन, रिंद और सेंगर, हिंडन, रिंद और सेंगर, ये सब इसकी सहायक नदी है जो बाईं ओर से मिलती है, बाईं ओर से मिलती है। और दाईं ओर से जो सहायक नदियां हैं उसमें चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये सब इसकी दाईं ओर की सहायक नदी है। बाईं ओर में हिंडन, रिंद और सेंगर इसकी सहायक नदियां हैं। हिंडन, रिंद और सेंगर इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, हिंडन, रिंद और सेंगर। और यहां पर एक दो लोग मैसेज कर रहे हैं, नीतू यादव का एक मैसेज आ रहा है 724 किलोमीटर। हाँ सही है, गलत नहीं है। तो चलिए, भारत की सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भारत में सबसे पहले नदी जोड़ो परियोजना जो है, नदी जोड़ो परियोजना, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना, भारत की सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी परियोजना है? तो भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है केन बेतवा, केन बेतवा जोड़ो परियोजना। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? तो वो है केन बेतवा जोड़ो परियोजना, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना। अब इसके बाद यमुना नदी के ऊपर कौन सा बराज या कौन सा बांध बना है? तो वो है हथनी कुंड बराज, हरियाणा में है, हरियाणा के यमुना नगर में पड़ता है। इसके बाद हमें पता ही है कि यमुना जो है वो प्रयागराज में मिल जाती है। इसके बाद जो यमुना नदी है, तो यमुना के किनारे शहर कौन कौन से स्थित है? यमुना के किनारे इसमें एक शहर है दिल्ली, दिल्ली यमुना के किनारे है। आगरा यमुना के किनारे है। मथुरा जो है ये यमुना नदी के किनारे है, मथुरा यमुना नदी के किनारे है। मथुरा, आगरा ये सब यमुना नदी के किनारे शहर है, मथुरा, मथुरा, आगरा। इसके अलावा इटावा इसके किनारे है, इटावा है यमुना के किनारे, इटावा है। और प्रयागराज भी यमुना के किनारे है, प्रयागराज भी यमुना के किनारे बसा हुआ है। अगली नदी है चंबल नदी। अगली रिवर कौन सी है? अगली है चंबल नदी, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो चंबल नदी को पहले मैप पर और अच्छे से समझते हैं, चंबल नदी को पहले मैप पर समझते हैं, ध्यान से देखिए। चंबल नदी के लिए ध्यान दीजिए। चंबल नदी जो निकलती है ये मध्य प्रदेश में एक स्थान है, महू, महू नाम का स्थान है एमपी में, महू, ये मध्य प्रदेश में है। महू में ही जनापाव नाम की पहाड़ी है जहां से निकलती है, महू में ही जनापाव नाम की पहाड़ी जहां से निकलती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी, गौर करिए, एमपी राजस्थान, यहां पर एमपी राजस्थान की सीमा बना के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं और उत्तर प्रदेश में जाके यमुना से मिल जाती है। यमुना की सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी है। यमुना की सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी है। ठीक है,
अब इसके बाद ध्यान दीजिए, चंबल नदी का राज्य हम लोग जान गए कि एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी, इस बात को हम लोग जान गए। इसके बाद ध्यान दीजिए, चंबल नदी की कुछ सहायक नदियां, जो चंबल की सहायक नदियां, जिसमें बाईं ओर से एक बनास नाम की नदी मिलती है, बहुत फेमस नदी है बनास, अरावली से निकलती है बनास नदी। और इसके बाद ध्यान दीजिए, यहां पर क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती। क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल की सहायक नदियां हैं। क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती। ये जो क्षिप्रा नदी यहां पे है ना, क्षिप्रा नदी के किनारे ही उज्जैन शहर है, उज्जैन महाकाल मंदिर किसके किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। चंबल की एक और विशेषता है कि चंबल की जो घाटी है, इसमें उत्खात भूमि या बीहड़ पाया जाता है, जिसको चंबल का बीहड़ कहा जाता है। उत्खात भूमि या बीहड़ पाया जाता है। सॉरी, थोड़ी सी दिक्कत है, इस वजह से बीच बीच में कुछ डिस्टर्ब भी हो जा रहा है। तो चंबल नदी की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर इसकी सहायक नदियां, ठीक है। तो चंबल की सहायक नदियों को बताने के बाद मैं बता रहा था कि चंबल नदी जो है, चंबल नदी के घाटी में, चंबल नदी की घाटी में एक बीहड़ भूमि पाई जाती है। बीहड़ भूमि के बारे में एक दिन हम लोग बात कर रहे थे कि जो नदियों का अपर्दन होता है या जल का जो अपर्दन होता है, वो तीन तरह से हो सकता है। एक होता है अवनलिका अपर्दन, एक होता है गली इरोजन, जिसको अवनलिका अपर्दन कहते हैं, एक होता है असफाल अपर्दन। असफाल शब्द का मैंने एक दिन प्रयोग किया था किसी दिन। असफाल अपर्दन, जो पानी की और वर्षा की बूंदों से जो अपर्दन होता है, वर्षा की जब बूंदें गिरती है ना, तो वर्षा की बूंदों से जो अपर्दन होता है, उसको असफाल अपर्दन बोलते हैं। और उससे बड़ा होता है, असफाल अपर्दन सबसे छोटा हुआ, उससे बड़ा होता है गली इरोजन, जिसमें पतली पतली नलिकाएं बन जाती हैं। और सबसे बड़ा होता है शीट इरोजन, जिसमें पूरी की पूरी मिट्टी की परत, पूरी की पूरी चादर ही बह जाती है, हट जाती है, मतलब मिट्टी की एक परत हट जाती है पूरी तरह से। तो जब गली इरोजन होता है, तो गली इरोजन की वजह से ही अवनलिकाओं का विकास होता है, और इसी की वजह से बीहड़ भूमि बनती है, बीहड़ भूमि बनती है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर चंबल की जो घाटी है ना, चंबल की घाटी में बीहड़ भूमि पाई जाती है। चंबल की घाटी में बीहड़ भूमि, जिसको चंबल का बीहड़ कहा जाता है, आपने सुना होगा। डकैतों के लिए जाना जाता है, बहुत सारे डकैत वहां पे रहा करते थे। आपने मूवी भी देखा होगा, पान सिंह तोमर नाम की, जिसमें बोलते हैं ना कि उसमें डकैत नहीं बागी रहते हैं, ठीक है। तो डकैत नहीं बागी रहते हैं, तो वही बागी कहिए डकैत कहिए, तो उनके लिए पूरा का चंबल का बीहड़ जाना जाता है। तो चंबल नदी अवनलिका अपर्दन की वजह से यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पे बीहड़ भूमि का निर्माण हुआ है। इसको रेवाइंस कहा जाता है, इंग्लिश में बीहड़ भूमि को रेवाइंस कहते हैं। तो चंबल नदी रेवाइंस के लिए जानी जाती है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब इस सब बातों को समझ लिए। अब इसी चीज का यहाँ पर लिखित रूप में मौजूद है, और यही चीज हम यहाँ पर देख लेंगे दोबारा। लिखित रूप में मौजूद, इसका आप लोग एज इट इज जीरोक्स करवा लीजिएगा। आप लोग कहते हैं ना कि जीरोक्स कराने के लिए आप सफेद रंग का यूज किया करिए, तो देखिए सफेद रंग का तो हम यूज कर ही रहे हैं। ये आपके लिए और आसान हो गया, सीधे सीधे लिखना भी नहीं है, बस समझते जाइए, ध्यान दीजिए, जो बता रहा हूं उसको याद करने की कोशिश करिए, इसको जीरोक्स करा लीजिए। जिसको अगर इच्छा है नोट करने की तो नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो जीरोक्स कराने की सुविधा आपके पास रहेगी, ठीक है। बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं कि तबीयत ठीक नहीं है तो क्लास क्लोज कर दीजिए। देखिए कोई बात नहीं, क्लास तो जब तब क्लोज हो ही जाती है जब कभी आवश्यकता पड़ती है। तो अभी फिलहाल आज चलने दीजिए, दिक्कत होगी आगे तो देखा जाएगा। अभी चलते हैं। कमलेश लिख रहे हैं कि मेरे दादाजी भी चंबल में बागी थे सर। अच्छा, चंबल में बागी थे आपके दादाजी। चलिए, तो चंबल के बागी लोगों के लिए चंबल नदी जानी जाती है, चंबल का रिवाइंस जाना जाता है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, अभी आपको बताया था, जनापाव की पहाड़ी से निकलती है, जनापाव पहाड़ी। जनापाव पहाड़ी कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में है।
एमपी में महू जगह है। अब महू कहाँ है? तो मालवा पठार के ऊपर है, मालवा पठार। मैंने मालवा पठार के लिए आपको बता रखा है पहले से कि मालवा पठार मध्य प्रदेश में, ठीक है। हमने मालवा पठार के लिए आपको बताया था कि मालवा पठार जो है ये मध्य प्रदेश में, और मालवा पठार पे काली मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, बताया था आप लोगों को। अब इसके बाद आगे राज्य की बात करें, किस राज्य में, तो हम लोग अच्छे से अभी देखे हैं कि एमपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीन राज्य में बहती है। यह एमपी और राजस्थान की सीमा भी बनाती है, एमपी राजस्थान की सीमा बनाती है। सहायक नदियां भी हमने डायग्राम में देखा था कि इसकी सहायक नदी है पार्वती, बनास, काली सिंध और छिप्रा। पार्वती, बनास, काली सिंध और छिप्रा। छिप्रा नदी की बात थोड़ी कर लेते हैं अलग से। छिप्रा नदी, तो छिप्रा नदी यहां पर है। छिप्रा नदी के लिए याद रखिएगा कि यहां पर छिप्रा नदी जो है इसके किनारे उज्जैन है, इसके किनारे उज्जैन स्थित है, ठीक है। इसके किनारे ही उज्जैन है, उज्जैन, जहां महाकाल मंदिर या महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में ही है ना, तो उज्जैन। यहां पर याद रखना छिप्रा नदी के किनारे एक कुंभ का मेला भी लगता है, जो सिंहस्थ कुंभ होता है ना उज्जैन में जो लगता है, तो कुंभ का मेला यहां पर छिप्रा नदी के किनारे लगता है। चंबल की घाटी में अवनलिका अपर्दन के कारण उत्खात भूमि, उत्खात भूमि, उत्खात भूमि अर्थात बीहड़ भूमि, जिसको इंग्लिश में रेवाइंस कहते हैं। रेवाइंस कहा जाता है, रेवाइंस पाई जाती है, ठीक है। तो अवनलिका अपर्दन की वजह से बीहड़ भूमि का निर्माण हुआ है, बीहड़ भूमि का निर्माण हुआ है अवनलिका अपर्दन के कारण, ठीक है। प्रिंट में बहुत रुपया लगता है, 3 रुपया लगता है, एक कॉपी का 3 रुपया लगता है। तो फिर आप लोग क्यों कहते हो कि हमें जीरोक्स कराना है? आप लोग कहते हो जीरोक्स कराना है, जीरोक्स कराना है। मैं जब ब्लैक स्लाइड यूज करता हूं तो आप लोग इतने सारे मैसेज के झड़ी लगा देते हो कि सर हमें जीरोक्स कराना होता है, तो आप ब्लैक स्लाइड मत यूज किया करिए। तो हमने कहा चलो ब्लैक तो यूज नहीं करेंगे और भी आसान कर देते हैं। चलिए आगे, परियोजना। परियोजना के लिए याद रखिए, किसकी परियोजना? चंबल की परियोजना, चंबल नदी की परियोजना, चंबल नदी की परियोजना। परियोजना, एक मैसेज अभी मुझे दिख रहा था कि सर परियोजना समझ में नहीं आता है। परियोजना जो होते हैं ना, ये प्रोजेक्ट्स या परियोजना जो होती हैं, ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको कई सारे उद्देश्यों को ध्यान में रख करके, कई सारे उद्देश्यों को ध्यान में रख करके इनको बनाया जाता है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, जैसे कि पीने के पानी की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था करना, बिजली बनाना, मछली पकड़ने की व्यवस्था करना, तो इस तरह से कई सारे उद्देश्यों को ध्यान में रख करके जब परियोजनाएं बनाई जाती है, बांध बनाए जाते हैं, जलाशय बनाए जाते हैं, उन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, ठीक है ना, बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। इस तरह से यहां पर चंबल की परियोजना जो है, इसमें कौन सी परियोजना है? पहली गांधी सागर परियोजना। पूछा जाता है कहां पर है गांधी सागर परियोजना, तो गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है, ठीक है। गांधी सागर परियोजना कहां है? मध्य प्रदेश में, एमपी में है। इसके बाद ध्यान रखिए, अगली परियोजना है, गांधी सागर तो है ही, इसके बाद जवाहर सागर है, राणा प्रताप सागर और कोटा बराज। ये 3 परियोजनाएं जो है, ये 3 परियोजनाएं कहां है? तो ये तीनों की तीनों जो परियोजनाएं हैं ये राजस्थान में है। ये तीनों की तीनों परियोजनाएं कहां पर है? तो राजस्थान में है। तीनों की तीनों परियोजनाएं कहां पर है? राजस्थान में है, ठीक है ना। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बराज, ये सब कहां है? राजस्थान में है। चंबल नदी घड़ियालों हेतु जानी जाती है। भारत में 2 नदियां 2 जीवों के लिए जानी जाती है, 2 नदियां 2 जीवों के लिए जानी जाती है। कल हम लोग बात किए थे गंगा नदी के लिए कि गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, कल बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना। गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक है ना। तो गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, और चंबल नदी जो है घड़ियालों के लिए जानी जाती है। चंबल नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं। चंबल नदी इटावा के पास यमुना नदी में मिलती है। किसके पास? तो इटावा के पास। अभी हमने बात किया था कि चंबल नदी कहां मिलती है, तो इटावा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है।
इस तरह से हमने यमुना की एक प्रमुख यमुना नदी को और यमुना की प्रमुख सहायक नदी चंबल नदी को समझा। अब हम इसके बाद गंगा की अन्य सहायक नदी, पहले हमने यमुना देखा, यमुना की सहायक नदी चंबल को देख लिया, मुख्य सहायक नदी, और इसके बाद अब हम लोग सोन नदी की बात करेंगे। सोन नदी आगे क्रम में सोन नदी दिखाई दे रही, तो सोन नदी की बात हम लोग कर लेते हैं। राइट साइड की जो नदियां हैं, राइट साइड की जो सहायक नदियां हैं, तो सोन नदी की हम लोग बात कर लेंगे अभी इसी क्रम में। चलिए सबसे पहले मैप के ऊपर देखा जाए सोन नदी को थोड़ा। सोन नदी, सोन नदी के लिए हमने कल बताया था आप लोगों को कि यहां पर सोन नदी, सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक पठार या अमरकंटक चोटी, यहां पर अरीय अपवाह तंत्र पाया जाता है। मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को, अरीय अपवाह तंत्र मतलब यहां पर जो पठारी भूमि है, इस तरह से ऊपर उठी हुई भूमि है, और यहां से चारों ओर नदियां निकलती हैं, हर तरफ नदी निकलती है। कोई भी ऐसा पर्वतीय क्षेत्र हो, कोई भी ऐसा पठारी भूमि हो जहां पर चारों ओर जहां से नदियां निकलती हो, तो उस अपवाह प्रतिरूप को हम अरीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। अलग अलग प्रकार के अपवाह प्रतिरूप होते हैं। कुछ अपवाह प्रतिरूप अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप होते हैं, केंद्रीकृत, जिसमें कि कोई झील वगैरह है, चारों ओर से नदी आके उसमें मिल रही है। कुछ कुछ अपकेंद्रीय होते हैं, जैसे अमरकंटक के पास अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, बीच का भाग उठा है और वहां से चारों ओर नदियां निकल रही हैं, अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप है, जैसे कि अमरकंटक में है। इसी तरह वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, तो आप देखोगे जो गंगा घाटी है ना, गंगा घाटी में वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है। इसको सारा लिखवाने के बाद इस बात को बताऊंगा। आप देखिएगा, ये जैसे लगेगा ना कि वृक्ष की डालियां हैं, वृक्ष की डाली और शाखाओं के समान ये दिखाई दे रहा है, इसको वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। इसी तरह जो ब्रह्मपुत्र घाटी है, ब्रह्मपुत्र घाटी में उत्तर से जो नदियां मिलती हैं वो जालीदार अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं, और जो दक्षिण की ओर नदियां मिलती हैं ब्रह्मपुत्र में, वो वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के अपवाह प्रतिरूप पाए जाते हैं। यहां पर जो अमरकंटक है, अमरकंटक, यहां पर अरीय अपवाह तंत्र पाया जाता है। मैं नोट कर देता हूं कि अमरकंटक में, अमरकंटक के बारे में हम नोट कर देते हैं कि यहां पर अरीय अपवाह तंत्र पाया जाता है। अमरकंटक, यहां अरीय अपवाह तंत्र, अरीय अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है। अरीय अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है, ठीक है। कहां पर? अमरकंटक में अरीय अपवाह प्रतिरूप, अरीय अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है। कहां? अमरकंटक में, ठीक है। अमरकंटक में अरीय अपवाह प्रतिरूप। अब इसके बाद एक मैसेज मुझे दिख रहा है सोनी कुमारी का कि सर नदी की लंबाई बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर यमुना नदी की लंबाई रह गई है ना। मेन मेन नदियों की ही लंबाई है, सबकी लंबाई जान का कोई मतलब नहीं है, सारी की लंबाई नहीं पूछता है। मेन मेन जो नदियां हैं उनकी लंबाई हमें जानना चाहिए। यहाँ पर यमुना नदी की लंबाई लिख लेते हैं, 1376 किलोमीटर। ठीक है, मुख्य मुख्य नदियों की लंबाई के चक्कर में पढ़ना है। और कुछ बिहार के बारे में जब पढ़ेंगे ना, तो बिहार की नदियों की लंबाई को हम समझेंगे। सारी नदियों की लंबाई नहीं पूछेगा। बिहार में अब हम लोग थोड़ी स्पेशली बिहार के बारे में पढ़ेंगे जब ना, जैसे सोन नदी, तो सोन नदी में हम बिहार के बारे में बात करेंगे, तो बिहार में ये कितना बहती है उसको हम नोट करेंगे, ठीक है। बाकी सारी हर नदी की लंबाई नहीं पूछेगा आपसे। कुछ मुख्य मुख्य नदियों की, जितनी भी मेन नदियां सबकी लंबाई लिखेंगे। गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इनकी नदियां लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। और बिहार में जितनी नदियां हैं सारी नदियों की लंबाई लिखेंगे जो बिहार में है। चलिए, तो सोन नदी की बात हम लोग करें, पहले मैप के ऊपर समझिए तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो मैंने कहा कि अमरकंटक अरीय अपवाह प्रतिरूप यहां पाया जाता है। अब ये अमरकंटक के पास से निकली मध्य प्रदेश होते हुए और उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार की सीमा, और आगे आकर के पटना के निकट मिल जाती है। किससे?
तो पटना के पास निकल मिल जाती है गंगा नदी में। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर कैमूर पहाड़ी, कल बताया था कि कैमूर पर्वत जो है ये यमुना नदी और सोन नदी के बीच में जल विभाजक का काम करता है। जल विभाजक, इसके एक तरफ यमुना, एक तरफ सोन नदी तंत्र है, ठीक है ना। सोन की सहायक नदियों में मुख्य नदी है रिहंद। रिहंद सोन की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। रिहंद इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर, ध्यान रखिएगा। इसी रिहंद नदी के ऊपर उत्तर प्रदेश में यहां पर रिहंद बांध बना हुआ है। रिहंद बांध यूपी में है। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में रिहंद बांध का निर्माण किया गया है रिहंद नदी के ऊपर। रिहंद नदी के ऊपर जो रिहंद बांध बना है, उस बांध के पीछे एक जलाशय बना है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर में कहां की बात कर रहा हूं, गौर करना। देखो ये यूपी की बाउंड्री, आप देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश की बाउंड्री इधर से, और ये एमपी, इधर छत्तीसगढ़। तो ये जो भाग देख रहे हैं यहां पर, इस जगह पर एमपी यूपी दोनों मिलाते हुए इस जगह पे रिहंद बांध बना है। उसके पीछे है एक जलाशय जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। अब गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये भारत की सबसे बड़ी मैनमेड लेक है, मानव निर्मित झील है। मतलब मानव निर्मित जलाशय की जब हम बात करते हैं ना, तो मानव निर्मित जलाशय में सबसे बड़ा कौन सा है जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया, वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर। यहीं पर एमपी यूपी दोनों में फैला हुआ है और रिहंद नदी के ऊपर बनाया गया है। सर, पत्थर से पानी किस प्रक्रिया से निकलता है? पत्थर से पानी, बारिश वारिश होती है तब नहीं निकलेगा पानी। पत्थर से कहां से पानी निकलेगा? जब बरसात होगी तब पानी निकलेगा। जब बारिश वारिश हो जाती है ना, तो वहां से पानी रिस करके निकलता रहता है, ठीक है। अब इसके बाद हम सोन नदी के बारे में जो बातें अभी डिस्कस की हैं, इसी चीज को यहां पर लिखित रूप में देख लेंगे। सोन नदी, जैसा कि अभी बताया आपको, कहां से निकलती है? तो सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। कहां से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक से निकल रही है। अमरकंटक स्रोत, अमरकंटक चोटी, सोन नदी स्रोत है इसका अमरकंटक चोटी, मध्य प्रदेश में, एमपी में। अमरकंटक, अमरकंटक किसकी चोटी है, कोई बताएगा? याद आ रहा है? थोड़ा सा मुझे मैसेज करके बताइए तो, अमरकंटक किसकी चोटी है? किस पहाड़ी की चोटी है अमरकंटक? थोड़ा मैसेज करके बताइए मुझे, मैसेज करके बताइए, मैं देखूं थोड़ा सा। कभी कभी टेस्ट लेना भी जरूरी है, नहीं तो तुम लोग सिर्फ पढ़ते हो, रिवीजन वगैरह नहीं करते हो तुम लोग। जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं मुझे निराशा हाथ लगती है। मतलब बताई हुई चीज, अच्छे से समझाई गई चीजें भी जब क्वेश्चन में पूछा जाता है तो उसमें उत्तर ऐसे ऐसे आने लगते हैं कि मुझे लगता है क्या मैंने यही पढ़ाया था क्या कभी? बताइए, अमरकंटक किस पहाड़ी की चोटी है? अमरकंटक किस पहाड़ी की चोटी है? बताइए इसके बारे में। मैकाल, ठीक। सोन पहाड़ी, मनीष कुमारी लिख रहे हैं, मनीषा कुमारी लिख रहे हैं सोन पहाड़ी। सोन पहाड़ी कहां से आ गई? सतपुड़ा, मैकाल, मैकाल पहाड़ी की चोटी है, ठीक है। मैकाल पहाड़ी की चोटी है। चलिए, सोन नदी किस राज्य में बहती है? यूपी, एमपी, यूपी, झारखंड, बिहार। ये जेएच का मतलब झारखंड है, जेएच का मतलब झारखंड से, ठीक है। झारखंड, बिहार। उत्तर भी आज मैं देख रहा हूं खूब उत्तर आ रहा है। छोटा नागपुर पठार कोई लिख रहा है, कोई अरावली भी लिख रहा है, सोनी कुमारी अरावली लिख रही हैं। वाह भाई वाह, बहुत सही। केवल पढ़ो तुम लोग, रिवीजन मत करना कभी, ठीक है ना। अब इसके बाद पूछा जाता है कि नदियां किसकी किसकी सीमा बनाती हैं, कोई भी नदी। तो ध्यान रखिएगा, सोन नदी की बात हो रही है, झारखंड और बिहार की सीमा बनाती है। किसकी सीमा बनाती है सोन नदी? तो झारखंड और बिहार की सीमा बनाती है। अभी हमने देखा था, अभी हमने डायग्राम में देखा था कि झारखंड और बिहार की सीमा बनाती है। बिहार में इसका प्रवेश कहां होता है? तो रोहतास जिले में होता है। ध्यान रखिए, बिहार में कहां प्रवेश होता है? रोहतास जिले में प्रवेश होता है, रोहतास में। यह मनेर, दानापुर के पास है। मनेर के निकट या मनेर में आकर के ये गंगा नदी से मिल जाती है। मनेर में ये गंगा नदी से मिलती है, ठीक है ना। मनेर में, दानापुर के पास मनेर में गंगा नदी से मिल जाती है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि कहां गंगा नदी में मिलती है, तो मनेर में मिलती है। बिहार में सोन नदी की लंबाई, बिहार में सोन नदी की लंबाई 202 किलोमीटर। बिहार में सोन नदी की लंबाई कितनी है? तो 202 किलोमीटर है। बिहार में सोन नदी की लंबाई 202 किलोमीटर। सहायक नदियां इसकी क्या है? तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो रिहंद,
रिहंद इसकी सहायक नदी है, मुख्य सहायक नदी रिहंद है। यह छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश में बहती है। कहां बहती है रिहंद नदी? अभी हमने देखा था, आपको बताया भी था कि छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में बहती है। रिहंद बांध रिहंद नदी के ऊपर है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है, रिहंद नदी के ऊपर, रिहंद नदी पर है। रिहंद बांध कहां है? रिहंद नदी पर है। गोविंद बल्लभ पंत सागर एमपी और यूपी दोनों में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर एमपी यूपी दोनों पर है। यह रिहंद बांध का जलाशय है। रिहंद बांध, जब भी कोई बांध बनाया जाता है ना, तो वहां पर जलाशय बनाना पड़ता है। जल को कलेक्ट करने के लिए जलाशय बनाना पड़ता है। तो रिहंद बांध का जलाशय कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। यह सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। भारत की बात करें, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है। अब अगर हम सोन नदी की परियोजनाओं की बात करें, सोन नदी के ऊपर कौन सी परियोजनाएं हैं? अब सोन नदी, तो सोन नदी के लिए ध्यान रखिएगा, सोन नदी की परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो इस पर है बाण सागर परियोजना। सबसे पहली परियोजना कौन सी है? बाण सागर। याद रखना, सोने का बाण, भगवान राम ने सोने का बाण मारा, ऐसे करके याद रख लो। ठीक है। तो बाण सागर परियोजना कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। बाण सागर परियोजना कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। इसके बाद डेहरी बांध, डेहरी बांध कहां पर? रोहतास में है। डेहरी बांध कहां पर है? रोहतास में। सोन नदी पर ही बिहार में कोइलवर पुल है, आरा के पास कोइलवर पुल है। सबसे लंबा रेलवे पुल जो कोइलवर ब्रिज है, सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है। ठीक है ना, सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है, 1440 मीटर इसकी लंबाई है, सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है। इसी को, कोइलवर ब्रिज को अब्दुल बारी पुल भी कहा जाता है। अब्दुल बारी पुल भी इसको कहा जाता रहा है। ठीक है ना, कोइलवर पुल को अब्दुल बारी पुल भी कहते हैं, कहते हैं। ठीक है। इसी के ऊपर, मतलब सोन नदी पर ही इंद्रपुरी बराज है। सोन नदी पर ही रोहतास जिले में इंद्रपुरी बराज है। ठीक है ना, तो इंद्रपुरी बराज कहां है? रोहतास जिले में है। सोन नदी की बात हो रही है, सोन नदी पर इंद्रपुरी बराज है। सोन नदी पर इंद्रपुरी बराज है बिहार में। किस जिले में? तो रोहतास जिले में। इंद्रपुरी बराज रोहतास जिले में है, बिहार में। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि बिहार की प्रथम प्रथम परियोजना कौन सी है, मतलब प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बिहार की कौन सी है? तो वो है डेहरी बांध। जो डेहरी अनसोन डेहरी बांध जो है, ये बिहार की पहली पहली परियोजना है। 1873-74 में परियोजना बनाई गई थी, बिहार की पहली परियोजना। अगर कभी पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है, तो वो है चेनाब पुल। चेनाब ब्रिज पर बनाया गया, जम्मू कश्मीर में। विश्व का सबसे ऊंचा पुल है चेनाब पुल, चेनाब ब्रिज। ये चेनाब पुल जो है जम्मू कश्मीर में है। और माना जाता है कि जैसे नदी बह रही है ना, तो नदी की धारा के ऊपर इस तरह से इसे पुल पुल बना है। तो पुल और नदी की धारा के बीच में जो एफिल टावर है, एफिल टावर, उसको पूरा खड़ा कर देंगे तब भी वो पुल ऊपर है, मतलब एफिल टावर से भी ऊपर है। जैसे नदी बह रही है, उसके ऊपर ऐसे ब्रिज बना है, तो ब्रिज और नदी की धारा के बीच में आप एफिल टावर को घुसा सकते हैं, एफिल टावर को घुसाया जा सकता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अपने हमने यहां पर सोन नदी के बारे में बताया, सोन नदी। सोन नदी के बाद अब अगली नदी दामोदर नदी है। तो कम से कम हम लोग आज दामोदर नदी तक कंप्लीट कर लेते हैं। दामोदर नदी तक की बात हम लोग कर लेते हैं। कारण ये है, दामोदर नदी तक एटलीस्ट हम लोग आज थोड़ा समझ लेते हैं कि गंगा से मिलने वाली जो दाहिनी साइड की नदियां हैं, ये हमारी आज कंप्लीट हो जाए पूरी। दाहिनी साइड की जो नदियां हैं वो हम लोग कंप्लीट कर ले जाए। दामोदर नदी की अब हम बात करेंगे। दामोदर, गौर
दामोदर कहां से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो ये निकलती है छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी। छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है ना। तो दामोदर नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अब दामोदर नदी जो छोटा नागपुर पठार से निकल रही है, ये वास्तव में छोटा नागपुर पठार को दो भाग में बांटती है। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार को दो पार्ट में डिवाइड करती है, दो भाग में बांटती है, ठीक है ना। अब इस तरह से यहां पर दामोदर दो भाग में बांट रही है छोटा नागपुर पठार को। इसमें दक्षिण में है दाम मतलब छोटा नागपुर पठार के ही भाग है, दक्षिण में वो है रांची पठार, रांची प्लेटो, रांची पठार। और उत्तर में यहां पर है, उत्तर में हजारीबाग पठार, हजारीबाग प्लेटो, हजारीबाग पठार। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि छोटा नागपुर पठार को दो भाग में डिवाइड कर देती है कौन सी नदी? तो इसका नाम है दामोदर नदी। इसीलिए कहा जाता है कि जो दामोदर नदी है ना, दामोदर नदी वास्तव में एक भ्रंश घाटी से बहती है, एक रिफ्ट वैली से बहने वाली नदी है। रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी है दामोदर नदी। भ्रंश घाटी से बहती है, दरार घाटी से बहती है, ठीक है, दामोदर नदी। तो छोटा नागपुर पठार पर एक तरफ हजारीबाग प्लेटो, दूसरी ओर रांची प्लेटो, इसके बीच में भ्रंश घाटी में ये नदी प्रवाहित होती है। जाके मिलती किससे? हुगली से मिल जाती, तो हुगली की सहायक नदी है। दामोदर हुगली की सहायक नदी है। ये जो दामोदर नदी है इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे इस पर कोनार नदी है, कोनार इसकी सहायक नदी है। कोनार, बराकर है, बराकर, कोनार, ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, मेन सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं और दामोदर, इन पर मिला करके एक परियोजना बनी है जिसे दामोदर घाटी परियोजना कहते हैं। दामोदर घाटी परियोजना, ध्यान से सुनिए, दामोदर घाटी परियोजना 1948 में बनाई गई। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना का फायदा क्या हुआ कि दामोदर घाटी परियोजना की वजह से बिहार में बाढ़ आना बंद हो गया। बाढ़ अब नहीं आती है बिहार में, बिहार में नहीं, पश्चिम बंगाल में, बिहार नहीं, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बाढ़ नहीं आते। नहीं तो पहले इस दामोदर नदी में बहुत बाढ़ आती थी और बाढ़ की वजह से इसको बंगाल का शोक कहा जाता था। लेकिन अब इसी दामोदर घाटी परियोजना की वजह से इसमें बाढ़ आना बंद हो गया है, तो अब इसको बंगाल का शोक मानना उचित नहीं है। अब इसको नहीं मानते हैं बंगाल का शोक, ये बात अब उचित नहीं है। तो यहां पर दामोदर घाटी के परियोजना के लिए याद रखिएगा, ये दामोदर घाटी परियोजना 1948 में स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। और ध्यान रखेंगे, जो दामोदर घाटी परियोजना है वो अमेरिका में एक नदी है, टेनेसी नदी, टेनेसी नदी घाटी परियोजना की अपनी एक नकल मानी जाती है। टेनेसी नदी घाटी परियोजना की एक नकल है, ठीक है, टेनेसी नदी घाटी परियोजना की नकल है। टेनेसी नदी घाटी परियोजना जो है उसकी नकल, अमेरिका में नदी है वो, उसकी नकल है दामोदर घाटी परियोजना। तो अब यहां पर हम लोग, चलिए थोड़ा डिटेल में यहां पर बात कर लिया जाए दामोदर नदी के बारे में। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती, जैसा अभी हम लोग देख रहे थे कि कहां से निकलती है, तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसके अलावा ये नदी JH मतलब झारखंड और WB मतलब वेस्ट बंगाल, अर्थात झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। कहां बहती है? तो झारखंड में व पश्चिम बंगाल में बहती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। दामोदर नदी भ्रंश घाटी में बहती है। कहां बहती है? तो भ्रंश घाटी में, रिफ्ट वैली में बहती है, ठीक है ना, भ्रंश घाटी में। भ्रंश घाटी क्या होती है? जब भूपटल में खिंचाव हो या दबाव हो, भूपटल में खिंचाव हो या दबाव हो, तो खिंचाव या दबाव की वजह से दरारें बन जाती हैं। दरारों के सहारे स्थल का कुछ भाग उठ जाए या धंस जाए, तो इस कंडीशन में भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है, ठीक है ना। जब मान लीजिए भूपटल में दरारें बने, दरारों के सहारे भूमि का कुछ भाग धंस जाए या उठ जाए, तो इस प्रकार से भ्रंश घाटियों का विकास होता है। जैसे मान लीजिए भूपटल है, उसमें दरार बनी, दरार को ही भ्रंश कहते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए भ्रंश के सहारे जमीन का कुछ भाग उठ गया, तो जो दबा हुआ भाग है, धंसा हुआ भाग है, ये घाटी माना जाएगा, इसको भ्रंश घाटी कहते हैं।
कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दरार के सहारे जमीन धंस के ऐसे नीचे चलेगी, तो जो भाग धंसा हुआ है वो भ्रंश घाटी है। या अगल बगल का भाग उठ उठ भी जाएगा, तभी ये बीच का भाग जो है वो धंस जाएगा, तो इसको हम भ्रंश घाटी मानेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहां पर दामोदर नदी भ्रंश घाटी में बहती है। इसकी सहायक नदी के बारे में बता रहा था, इसकी सहायक नदी, तो सहायक नदियों में है कोनार नदी है, बोकारो नाम की एक नदी है, और साथ के साथ बराकर नाम की नदी है। ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। अब इसके बाद दामोदर घाटी परियोजना, जिसके बारे में आपको बता रहा था, दामोदर दामोदर घाटी परियोजना 1948 में 1948 में इसे अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर स्थापित किया गया था। अमेरिका में जो टेनेसी घाटी परियोजना है उसी की ये नकल मानी जाती है, उसकी नकल मानी जाती है परियोजना, ठीक है। तो अब इसको बंगाल का शोक पहले कहते थे, अब ये बात उचित नहीं है इसको कहा जाए बंगाल का शोक, क्योंकि अब बाढ़ बाढ़ नहीं आती है इसमें। अब इसके ऊपर जो कुछ बांध बने हैं, इसके ऊपर कई सारे बांध बने हैं दामोदर घाटी परियोजना के बांध, दामोदर घाटी परियोजना के बांध। तो दामोदर घाटी परियोजना के जो बांध बने हैं, इसमें तिलैया नाम का एक बांध है, दूसरा है बेल पहाड़ी बांध, मैथान बांध, पंचेत और कोनार, ठीक है। ध्यान रखिए, तिलैया, बेल पहाड़ी, मैथान, तिलैया, बेल पहाड़ी, मैथान, ठीक है। तो तिलैया, बेल पहाड़ी और मैथान ये कहां पर, मैथन बांध ये कहां पर है, तो ये बराकर नदी के ऊपर है। ये किस नदी पर है, बराकर नदी पर। ये तीनों के तीनों बराकर नदी पर है। पंचेत बांध कहां पर है, दामोदर नदी पर। और कोनार बांध कहां पर है, कोनार नदी पर। ये बांध है, ये सारे के सारे डैम है, बांध है। और इस तरह से ये बनता है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना, ये सारे के सारे बांध झारखंड राज्य में है। सारे के सारे जो बांध है किस राज्य में है, तो झारखंड राज्य में है, झारखंड राज्य में, ठीक है। तो दामोदर घाटी परियोजना पर इतने बांध बनाए गए, तिलैया बांध, बेल पहाड़ी, मैथान। तो तिलैया, बेल पहाड़ी, मैथान जो है ये बराकर नदी पर है, जो कि दामोदर की सहायक है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर, कोनार बांध कोनार नदी पर है, कोनार बांध कोनार नदी पर बना हुआ है। दामोदर हुगली की सहायक नदी है और भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। भारत में अगर पूछा जाए कि सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, सबसे गंदी नदी कौन सी है, दामोदर नदी। क्योंकि जहां से बहती है ना, उस जगह पे कई सारे कल कारखाने लगाए गए हैं, तो उनका जो अपशिष्ट है वो बहाया जाता है, इसलिए काफी दामोदर नदी जो है काफी ज्यादा प्रदूषित नदी है, प्रदूषित नदी है, प्रदूषित नदी है। सबसे ज्यादा एक तरह से पोल्यूटेड रिवर की कैटेगरी में इसको रखा जाता है, प्रदूषित नदी की श्रेणी में इसको रखा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब मैं यहीं पर क्लास को ओवर कर रहा हूं, कल हम लोग फिर से मिलेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे गंगा की जो उत्तर से जो सहायक नदियां हैं, उसमें जो कौन कौन सी, जैसे राम गंगा है, घाघरा है, गोमती है, कोसी नदी है, इनकी बात करेंगे। और कल ही हम लोग बिहार की नदियों की बात करेंगे, तो कल मतलब नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में बिहार की नदियों की बात करेंगे। तो इस तरह से हम लोग आज इस सेशन को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे हम लोग। और आप लोग एक ये है कि जो सेशन होता है उसमें भी आप लोग यूट्यूब सेशन में भाग नहीं लेते हैं। यूट्यूब सेशन में आप लोग भाग लिया करें, देखा करें उसको, लाइव में अगर देखें तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, आप लोग से इंटरेक्शन होता है, आप लोग क्वेश्चन वगैरह भी थोड़ा पूछते हैं, उससे संबंधित तो हमारे पास भी स्कोप होता है कुछ बताने का। यहाँ पर क्या होता है कि हम पढ़ाने के प्रति ज्यादा झुक जाते हैं, तो कुछ अगर टॉपिक या क्वेश्चन से रिलेटेड आपके डाउट होते हैं वो भी क्लियर होते रहते हैं, तो यूट्यूब सेशन में भी आप लोग भाग लिया करें, समय अगर आपका गवाही देता है तो। ठीक है, चलिए ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।